नमस्ते आप सभी का एजुकेशन चैम बाय बिशु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम यहाँ जो है आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ग्रामर का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंस। आपको पता है ग्रामर में सेंटेंस, ग्रामर का जो सबसे पहला चैप्टर है, एक मिनट थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ मैं। हाँ, ग्रामर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो सेंटेंस ही होता है। इससे कोई भी चीज़ तो वर्ड से शुरुआत होता है, लेकिन सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं सेंटेंस को। ठीक है, यह देखिए, यह मेरे द्वारा बनाया गया PDF सब है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लेटर के बारे में जानते होंगे, थोड़ा देखिएगा और क्या लिखा है उसको छोड़िए। लेटर जानते हैं ना? लेटर मतलब जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ALPHABET, कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? आपको पता है अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है ना? हाँ, A से लेकर Z तक होते हैं अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं। तो लेटर तो सबको पता होता है अक्सर। और लेटर के बाद जो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो आती है वो होती है वर्ड। तो वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ड होता क्या है? जैसे में हमने लिखा PEN, आपने देखा पेन। आपको पता है कि वर्ड है। वर्ड कैसे है? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के लेटर है, 1 2 3, 3 लेटर मिला है तो एक वर्ड बना है। तो कोई पूछेगा वर्ड होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। क्या सही सेंटेंस है? डिफिनेशन सही है? नहीं, डिफिनेशन गलत है भाई। लेटर का समूह हो, अगर मान के लिख दिए ENPE, समूह तो ये भी है, क्या वर्ड कहलाएगा? नहीं। तो लेटर, वर्ड उसे कहेंगे जो लेटर का समूह हो। लेटर का समूह हो परंतु उसका सही सही अर्थ निकले और सही क्रम में व्यवस्थित हो, वो हुआ हमारा वर्ड। समझे ना? तो बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप लिख सकते हैं साथ साथ में अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। अक्षरों का समूह जो सही क्रम में क्या किया गया हो, सजाया गया हो, उसको ही हम क्या नाम देंगे? लेटर और वर्ड का नाम देंगे। एग्जाम्पल में, अगर यहाँ एग्जाम्पल हम दे दिए, लिखा हुआ है पेन, तो पेन एक वर्ड है क्योंकि सही लेटर का समूह भी है, सही क्रम में है। NP समूह तो है लेकिन सही क्रम में नहीं, तो वर्ड नहीं होगा। हमने लिखा BALL, बॉल, वर्ड है। हमने लिखा ABLL, लेटर का समूह यही है लेकिन इसमें कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है, सही क्रम में सजाया हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो समझ गए होंगे लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड के क्या क्या गुण होते हैं। अब हम जानेंगे सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग सेंटेंस क्या होता था। चलिए, तो अब आप लोग का जो हेडिंग है सेंटेंस, वो मैं शुरू करता हूँ। अब सेंटेंस आपको बढ़िया है, समझ में आएगा सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लेटर के बहुत सारे मिलने से क्या बन रहा है? वर्ड बन रहा है। उसी प्रकार से जब बहुत सारा वर्ड मिलता है तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सही बात है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। क्या एक सेंटेंस है? हाँ, आप बोलेंगे हाँ सर ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड के मिलने से बना सेंटेंस। वहाँ पे था लेटर मिलना था, वर्ड बन रहा था, यहाँ वर्ड मिल रहा है, सेंटेंस बन रहा है। तो आपने देखा, अगर मान गए इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस सही है लेकिन इसी को हम लिखें ए बॉय एम आई, तो क्या एक सेंटेंस कहलाएगा? नहीं। क्यों सर? ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है परंतु इसकी जो अर्थ है वो ना निकल पाएगी, ये सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। सो वी कैन say that it's not a sentence, it's only group of words. So that means what is the definition of sentence? Then we can say a group of words which makes a complete sense. शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस दे, सही अर्थ दे, वही कहलाता है सेंटेंस। इसको आप लिख लीजिए। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना।
हाँ, तो क्या तो देखे थे हम लोग कि सेंटेंस जो होता है बहुत सारे शब्दों का समूह होता है जिसका सही सही अर्थ निकलता है, वही है सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो दूसरा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है। हिंदी में पहले क्या होता है आप देखते हैं, हिंदी में जैसे हमने लिखा राम आम खाता है, तो देखिए राम जो हो गया ना, राम को हम बोलेंगे कर्ता, हिंदी में क्या बोलेंगे, राम को कर्ता बोलेंगे, कर्ता हो गया। खाता है तो क्या खा रहा है, आम, तो कर्म का फल किस पे पड़ रहा है, आम, तो आम क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। और जो लास्ट में आता है वो क्रिया होती है। ये हिंदी की बात है, लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इंग्लिश में जो सेंटेंस का बराबर होता है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखते हैं जो राम खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। उसमें क्या देखें, शुरू में था कर्ता, ठीक है, कर्ता शुरू में ही रहता है हमेशा, याद रखिएगा। उसमें बीच में था कर्म, याद रखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब वर्ब है। तो यही अंतर पड़ता है इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में जो होता है कर्म, हिंदी में कर्म होता है बीच में, लेकिन इंग्लिश में होगा वर्ब, और हिंदी में अंत में होता है क्रिया, और यहाँ अंत में होगा आपका ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्म। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सेंटेंस का। चलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ने लिखे सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट होता कौन है। जैसे मैंने लिखा हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। मैंने लिखा राम आम खाता है, तो अब क्या पूछेंगे, कौन आम खाता है। तो जो कौन बोध करा रहा है ना, जिस संज्ञा है सर्वनाम का, वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो कौन या किसने हिंदी में, और इंग्लिश में बोले वर्ब टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट समझे क्या होता है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट का पहचान क्या है। सब्जेक्ट जब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब के क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले रहेगा। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले रहेगा। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर करता है कर्म का फल पड़ता है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। चलिए, अब है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अगर ये सेंटेंस है, इसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन होंगे। पहला पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। वह व्यक्ति या वह वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। हमने लिखा राम खाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, तो राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन हो गया, पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए हैं। प्रेडिकेट, समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हमने लिखा राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, आम, तो आम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो कहलाएगा प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे वह विधेय कहलाता है, या इंग्लिश में बोले तो प्रेडिकेट कहलाता है। इसको आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, झंखार इज ईटिंग द फूड। तो झंखार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कौन खा रहा था, झंखार, झंखार सब्जेक्ट हो गया। ईटिंग अ फूड, तो झंखार क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो भोजन कर रहा है, इज ईटिंग अ फूड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। याद रखिएगा। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा फूड। ऑब्जेक्ट की बात करें तो फूड हो जाएगा, द फूड। और प्रेडिकेट की बात करें तो कहने का अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब से पहले, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ गया वो आपका आ गया सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के जो बाद आ गया वो आपका आ गया ऑब्जेक्ट। इस बात को आपको याद करके रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब पढ़ेंगे जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
बारी बारी से सभी का डिफिनीशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछता नहीं, देखिए सेंटेंस का जानकारी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ग्रामर है, रटने वाली चीज़ नहीं है, लिखने वाला भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं नोट्स बनाए, फेयर करें, तो मेरे इस सीरीज़ को जो चल रहा है ग्रामर का देखते जाए। याद रखिए, जिस दिन सीरीज़ ख़त्म होगा, आप आज के समय में और उस समय में तुलना करेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो असर्टिव सेंटेंस का पहला अर्थ हुआ कि वैसे वाक्य जो साधारण अर्थ है। साधारण अर्थ में जैसे कहने का अर्थ है उसमें सिंपल शब्दों का बोध हो, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध नहीं हो, उसमें आश्चर्य का बोध नहीं हो, उसमें आज्ञा का बोध नहीं हो। तो असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, उन्हें साधारण वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। समझ गए? साधारण बात का बोध हो। अब असर्टिव में दो होता है, एक तो होगा पॉजिटिव वाला, इसमें नॉट नहीं होगा। एक होगा निगेटिव वाला, जिसमें वो क्या होगा, थोड़ा सा पेंसिल को मोटा कर लेता हूँ। एक होगा उनका निगेटिव वाला, इसमें क्या होगा, नॉट। कौन कौन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, समझिए ध्यान से। एक होगा असर्टिव, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। चलिए, एक हुआ असर्टिव, असर्टिव में हुआ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहने का अर्थ हुआ जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हो, मतलब सकारात्मक वाक्य हो। एक होगा निगेटिव, जिसमें नॉट का प्रयोग हो, मतलब नकारात्मक वाक्य। समझ गए? तो साधारण वाक्य का बोध असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज अफर्मेशन। अफर्मेशन का अर्थ क्या होता है, जो सकारात्मक अर्थ दे। वैसा वाक्य जो सकारात्मक अर्थ दे वो कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, याद रखिएगा। जो सकारात्मक अर्थ दे, सकारात्मक अर्थ दे, वो कहलाएगा अफर्मेटिव। जैसे मैंने लिखा, झंखार एक होशियार लड़का है। झंखार इंटेलिजेंट हुआ, नॉट नहीं लगा हुआ है, सकारात्मक हुआ। परंतु बी में है निगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज डिनायल। डिनायल करने का अर्थ होता है जिससे नकारात्मक का बोध हो, जिससे मना करने का बोध हो, जिससे नहीं शब्द को दर्शाने का बोध हो। वह हुआ निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा है, आई एम नॉट अ बॉय। मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो क्या हो गया, यह जो सेंटेंस है इसमें नॉट आ गया तो निगेटिव कहलाएगा। तब समझ में आ गया पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। दूसरा होता है सेंटेंस का प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु असर्टिव में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। वैसा वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो किसी के बारे में, वो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझा दिए हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारा होता है, इसमें दो चीज़ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीक़ा से स्टार्ट होता है, दो तरीक़ा से। एक तरीका क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा तरीका क्या होगा कि WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब की सेंटेंस का बाहर आ गया तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और या WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। चलिए दोनों समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यही बात यह हुआ। तो पहला है सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। पहला वाक्य क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो जैसे क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज बाहर आ गया है, इसमें विल आ गया है, तो आप देख रहे हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया है, तो इंट्रोगेटिव बन गया ना, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाहर निकलने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बोले तो वही WH वाला जो होता है, या एक आता है हाउ। सो हु इज़ योर हेड मास्टर, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। तो हु क्या हो गया, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाट क्या हो गया, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया।
तो आपने देखा एक स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से और एक स्टार्ट हुआ WH क्वेश्चन वर्ड से। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें। तीसरा सेंटेंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव सेंटेंस। बच्चे को पहचानने में काफ़ी कठिनाई होती है। और इम्परेटिव क्या होता है? तो जिस सेंटेंस से आज्ञा देने का बोध हो, सलाह देने का बोध हो, माना करने का बोध हो, विनती करने का बोध हो, वही है इम्परेटिव सेंटेंस। लिखा भी हुआ है, वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, या इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन को देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन। ऑर्डर मतलब आदेश देना, एडवाइस मतलब सलाह देना, सजेशन मतलब सलाह देना, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, और रिक्वेस्ट मतलब विनती करना। इन सारे शब्दों का अगर बोध होता है तो इम्परेटिव है। जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने किसी को बोला ब्रिंग अ ग्लास लाओ, ये क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो आगे किस में आएगा? इम्परेटिव में आएगा। याद रखिएगा, इस जो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं वॉइस में आप काम आएगा। जब वॉइस पढ़ेंगे आप लोग तो इस पर रिलेटेड वॉइस के कुछ नियम है वो काम आएंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखा हुआ यह आइए, कम हियर, ऑर्डर दे रहे हैं। कृपया दर्द, कृपया शब्द का बोध हो तो अनुरोध का बोध हो रहा है, विनती करने का है तो रिक्वेस्ट हो गया। धूम्रपान मत कीजिए, ये आपकी डिपेंडेंसी है, करे या ना करे, लेकिन कोई समझाएगा, सलाह देगा तो एडवाइस हो गया। या धूम्रपान मत का प्रयोग हो गया तो डोंट लग गया। डोंट का अर्थ क्या हो गया? प्रोहिबिशन। वही बोले समय पर पढ़ो, बोला ना, क्या बोलेगा? समय पर पढ़ो। तो क्या कर आपको सलाह दे रहा है कि समय पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे। तो इस सलाह करने का बोध हुआ, सलाह देने का बोध हुआ, तो एडवाइस हुआ। तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, आगे है तो बताया जरूर। चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? कामना सूचक। कामना सूचक करने का अर्थ हो जिससे या तो आशीर्वाद देने का बोध हो या तो अभिशाप देने का बोध हो। लिखा भी हुआ है, सेंटेंस विच शोज अ विश, इच्छा, अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद, और अ प्रेयर, प्रार्थना का बोध हो, उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई कहीं भी कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा आपको। तो वैसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना दर्शाते हो वो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश या मे से शुरू होते हैं। विश या मे से, याद रखिएगा। तो जो वाक्य विश या मे से शुरू हो आपको याद रखना है कि वो कामना सूचक है या 1 मिनट प्लीज, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी, ब्लेसिंग है। समझ गया? जिस वाक्य से कामना का बोध हो, आशीर्वाद देने का बोध हो, अभिशाप देने का बोध हो। हमने लिखा भगवान करे कि आप मर जाए। कोई लिख दिया आपको, मान लिए भगवान करे कि उसकी दुर्घटना हो जाए। भगवान दुर्घटना क्या हो गया? आशीर्वाद नहीं दे रहे, लेकिन इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? अभिशाप दे रहे हैं। तो ये वाला भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। सो एग्जाम्पल देख लीजिए, भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। मे और विश से शुरू हो रहा है हमेशा, तो ऐसे वाक्य ऑब्जेक्टिव होंगे। और ये वाक्य हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। चलिए, में से प्रारंभ होने वाले कामनासूचक वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो क्या लिखा? अगर कोई सेंटेंस में से शुरू हो रहा है तो उसके अंत में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक वाक्य, तो जिस वाक्य को पढ़ने से, जिस वाक्य से विस्मय का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशन, थॉट, सडन फीलिंग ऑफ माइंड। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य को हमेशा इस साइन से ख़त्म करते हैं। इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे में हमने बोला खुशी मना रहे हैं, वाह हम लोग मैच जीत गए, वो हुर्रे आवर टीम है, जो खुशी मना रहे हैं। तो हुर्रे क्या हो? एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया। तो सेंटेंस जो बना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओह अनिल है, ओह तो दुख प्रकट कर रहे हैं। तो सुख और दुख का जिससे बोध हो, याद रखिएगा, वही हमारा है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, विस्मयादिबोधक का कुछ एग्जाम्पल में ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। विस्मयादिबोधक सेंटेंस कभी कभी वाट
या हाउ से प्रारंभ होते हैं। आप सर बोलेंगे सर व्हाट या हाउ है तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन नहीं, इंट्रोगेटिव कब होगा, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। लेकिन दोस्तों अगर व्हाट या हाउ के बाद ए रहे या एन रहे प्लस एडजेक्टिव रहे तो याद रखिएगा ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ये होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और लास्ट में लेगा अपने बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को। तो याद रखिएगा। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने यहाँ पर देखा क्या क्या, आपने सबसे पहले देखा कि वर्ड लेटर क्या होता है, फिर देखा आपने वर्ड क्या होता है, फिर देखा आपने सेंटेंस क्या होता है, फिर देखा आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर देखा आपने पार्ट ऑफ सेंटेंस, फिर देखा आपने किसका बनावट कैसे होता है और आपको याद रखना है। असर्टिव सेंटेंस अगर होगा तो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप, इम्परेटिव होगा तो फुल स्टॉप अक्सर लेता है रखिएगा, और एक्सक्लेमेटरी होगा तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में तब लेगा जब सेंटेंस की शुरुआत व्हाट प्लस ए या एन से हो। याद रखिएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए अगला चैप्टर मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। देखिए क्लास इंग्लिश का जो सीरीज डेली चलेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले